students, welcome in my YouTube channel Biology for Neat Crackers. Students, लास्ट क्लास में हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्कस कर लिया था, मेंस्ट्रुअल साइकिल। आज की क्लास में हम फर्टिलाइजेशन डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन दोनों ही लिखा है क्योंकि एनसीईआरटी में दोनों को साथ में ही मेंशन किया है, बट यहाँ मैं फर्टिलाइजेशन पहले, नेक्स्ट वीडियो में क्या इम्प्लांटेशन बताऊँगी। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, ड्यूरिंग कॉपुलेशन। कॉपुलेशन मीन्स बोला जाए सेक्सुअल प्रोसेस, उसी को क्या बोलते हैं, क्वाइटस। सीमेन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना। सीमेन क्या है, मैंने बताया था वाइट फ्लूइड डिस्चार्ज फर्स्ट वीडियो में, जिस समय मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा रही थी, वही मैंने आपको बताया था, जो कि कहाँ से रिलीज होता है, पेनिस से। पेनिस क्या था, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर था, ठीक है, वहाँ से रिलीज होता है इनटू वजाइना। वजाइना क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। तो सीमेन बाय पेनिस रिलीज इनटू वजाइना कॉल्ड इंसेमिनेशन। तो सीमेन के रिलीज होने की प्रोसेस को इनटू द वजाइना क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मोटाइल स्पर्म स्विम। क्योंकि सीमेन में क्या होता है, मेल गैमीट क्या था, स्पर्म था। स्पर्म का मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बताया है। मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली, क्योंकि इसमें मोशन की प्रोसेस होती है। वो मोशन किसके हेल्प से होता है, टेल से। और एनर्जी कहाँ से मिलती है, वहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया था, आप जानते हैं, सब मैंने डिस्कस किया है, एक बार फिर से वहाँ देखिएगा आप। मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली पास थ्रू द सर्विक्स। सर्विक्स पार्ट भी मैंने बता रखा है। फीमेल में सर्विक्स इंटर इनटू द यूट्रस। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में क्या आपको यूट्रस का भी स्ट्रक्चर बताया है मैंने। एंड फाइनली रीच द जंक्शन ऑफ द इस्थमस एंड अम्पुला। आप जानते हैं कि जो फैलोपियन ट्यूब होता है वहाँ पे इस्थमस, एम्पुला और इन्फंडिबुलम 3 जंक्शन थे। तो उसमें से स्पर्म सर्विक्स से, देन आपका यूट्रस से होते हुए कहाँ पहुँचता है, इस्थमस और एम्पुला के जंक्शन पे पहुँचता है ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। ये आपको क्लियर होगा। क्लियर। तो मोटाइल स्पर्म कहाँ पहुँच रहा है, एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पे पहुँच रहा है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको एम्पुलरी और इस्थमस जंक्शन, इस्थमिक जंक्शन भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, द ओवम रिलीज्ड बाय द ओवरी इज आल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। अभी क्या है, स्पर्म उसी जंक्शन पे पहुँच रहा है, और अगर उसी टाइम, ध्यान रखिए, अगर उसी टाइम ओवम भी कहाँ पहुँच गया, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पे पहुँच गया, मीन्स वो डे कौन सा रहा होगा, मैंने बताया था ओव्यूलेशन कब होता है, डे 14 पे। मीन्स क्या, अगर ऐसा हुआ कि डे 14 के टाइम कॉपुलेशन की प्रोसेस हुई, क्योंकि उसी समय क्या होता है, ओवम रिलीज होता है, सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है। अगर उस समय ये प्रोसेस होती है तो क्या हो जाएगा, वहीं पे स्पर्म भी पहुंचता है, वहीं पे ओवम भी पहुंच जाता है, और वहीं पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। तो देखिए, अगर ऑप्शन में यूट्रस है, आपका फैलोपियन ट्यूब है, सर्विक्स है, एक्सेट्रा कोई अदर है, तो उस केस में आपको क्या हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब। बट अगर फैलोपियन ट्यूब में भी अगर रीज़न बता दे कि एम्पुला, ओनली इस्थमस, ओनली इन्फंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस, तो क्या हो जाएगा आपका, ये एम्पुला एंड इस्थमिक जंक्शन पे। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए डायग्राम, यहाँ पे ये जो रीज़न है, जहाँ पे जो ओवम प्रेजेंट है, यही क्या है आपका, एम्पुलरी इस्थमस रीज़न है, ठीक है। तो देखिए होता क्या, इस पाथवे से, ये जो पाथवे है, ये क्या है आपका सर्विक्स रीजन है, ठीक है।
ये क्या है, यूट्रस रीजन, ठीक। और यहीं से स्पर्म होते हुए क्या यहाँ पहुँचा है, और उसी समय कौन सा टाइम आ गया है, डे 14 का। इधर से क्योंकि आप जानते हैं ना ओवरी क्या थी, यहाँ पे थी, यहीं ओवरी से क्या था, ओवम रिलीज़ हुआ था, और इसी पाथवे से होते हुए ओवम यहाँ पहुँचा है, ठीक है। तो इधर से क्या आ रहा है, आपका स्पर्म आ जा रहा है, और यहाँ से क्या आ जा रहा है, ओवम आ जा रहा है। फिर से ध्यान दीजिए, देखिए ये कौन सा पाथवे हो गया, स्पर्म की एंट्री का पाथवे हो गया। ये क्या हो गया, सर्विक्स हो गया। ये क्या हो गया, यूट्रस हो गया। तो इसी पाथवे से कौन जा रहा है, स्पर्म जा रहा है, ठीक है। यहीं पे आपने स्ट्रक्चर में देखा था क्या, यहाँ ओवरी था और यहाँ ओवरी, 1 पेयर ओवरी होता है। इसी ओवरी से क्या रिलीज़ हुआ था आपका, ये ओवम रिलीज़ हुआ था, और कब हुआ था, डे 14। मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको बताया। और फिर डे 14 जब होता है तो अगर उसी टाइम उसके एक दिन पहले या बाद में या कुछ उसी 1-2 दिन के डिफरेंस में अगर कॉपुलेशन की प्रोसेस होती है तो फिर क्या होता है, इसी रीज़न पे, इसी रीज़न को बोला जाता है एम्पुलरी और इस्थमस रीज़न। यहीं पे क्या होता है, स्पर्म और ओवम मीट करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है कि यहाँ देखिए ढेर सारे स्पर्म एंट्री कर रहे हैं, और इस पोर्शन पे देखिए क्या है कि यहाँ पे ओवम और स्पर्म का फ्यूज़न भी हो गया है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ से आपको स्ट्रक्चर यहाँ भी क्लियर हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस दिखाई जा रही है, ओवम और स्पर्म क्या हो रहा है, एंट्री कर रहे हैं, और क्या बन रहा है, ये जाइगोट बन रहा है 2n। देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ, ड्यू टू चेंज इन जोना पेलोसाइडा नो अदर स्पर्म कैन इंटर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एक्चुअल में देखिए होता क्या है, ये आपने पढ़ा था ओवम में भी, जिसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की थी, और वैसे भी जानना चाहिए कि ओवम के बाहर ग्रैनुलोसा सेल्स और जोना पेलोसाइडा की लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो ग्रैनुलोसा सेल्स और जोना पेलोसाइडा की लेयर्स प्रेजेंट होती हैं आउटर साइड ऑफ द ओवम। तो अभी क्या होता है, देखिए स्ट्रक्चर में यहाँ बना है ना, एक स्पर्म क्या है रहा, आके टचअप कर रहा है किसको, ओवम को, एक जिसमें फर्टिलाइजेशन, ये यहाँ की प्रोसेस है, अलग से यहाँ छोटी सी बताई गई है कि यहाँ पे देखिए क्या है, एक स्पर्म क्या आ रहा है, ओवम को फ्यूज़ कर जा रहा है। तो अगर ऐसा हुआ कि क्योंकि सीमन में क्या मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं, उसमें से कोई एक स्पर्म आके ओवम को फ्यूज़ कर दिया, मीन्स जोना पेलोसाइडा जो आउटर लेयर है उसको टच करते हुए क्या किया, एंट्री किया उसका एक्रोसोम, क्योंकि जानते हैं स्पर्म का आउटर क्या था, एक्रोसोम था, क्या प्लाई स्ट्रक्चर। तो जो जोना पेलोसाइडा की लेयर होती है वहाँ पे क्या कुछ स्पेशल चेंजेस हो जाते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, जोना पेलोसाइडा की लेयर पे आउटर क्या प्रेजेंट होता है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जो कि बताते हैं कि स्पर्म एंट्री कर चुका है, मीन्स स्पर्म टच कर चुका है। तो अभी क्या है, वो रिसेप्टर, अगर कोई भी एक स्पर्म आके फ्यूज़ कर दिया है तो जोना पेलोसाइडा की लेयर क्या करती है, जितने भी रिसेप्टर हैं उनके रिसेप्टर क्या इनएक्टिव हो जाते हैं। तो जोना पेलोसाइडा में कुछ केमिकल चेंजेस हो जाते हैं, उससे क्या होगा, अब चाहे जितने भी स्पर्म आए, अब किसी और स्पर्म की एंट्री नहीं हो सकती, फ्यूज़न नहीं कर सकता कोई स्पर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ़ द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। अगर स्पर्म पहुँच गया है बट ओवम नहीं पहुँचा है तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अगर ओवम पहुँच गया है, स्पर्म नहीं पहुँचा तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और जब स्पर्म नहीं पहुँचा, ओवम पहुँच गया है, तो जब पहुँचा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो उस केस में क्या होता है, तभी तो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, तभी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। ओवम और एंडोमेट्रियम क्या हो जाता है, रिलीज्ड आउट हो जाता है। तो यहाँ क्या लिखा है, फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ़ द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, दिस इज़ द रीज़न वाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। यही बोल रहा है कि यही कारण है कि अगर कई बार कॉपुलेशन की प्रोसेस हो रही है
या जब भी कॉपुलेशन की प्रोसेस हो रही है तो ज़रूरी नहीं है कि स्पर्म और ओवम फ्यूज़ ही करें और फीमेल क्या प्रेग्नेंट हो, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि ज़रूरी ये होता है कि वो टाइम पीरियड एक्चुअल में कि उसी टाइम पे स्पर्म और ओवम उस पोजीशन पे पहुँचे हों। अगर उस पोजीशन पे नहीं पहुँचे हैं तो क्या होगा, प्रेगनेंसी के केसेस नहीं आते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद इन ओवम कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, यू नो वेरी वेल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन अ स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विद जोना पेलोसाइडल लेयर ऑफ द ओवम, अभी मैंने बताया। इंड्यूस मीन्स बढ़ा देता है, चेंजेस इन द मेम्ब्रेन, वही जोना पेलोसाइडा में जो भी मैंने बताया। चेंजेस मीन्स क्या है, मेन रिसेप्टर दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म, मीन्स क्या अब कोई स्पर्म एंट्री नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, इट इंश्योर दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम, मीन्स जैसे क्या इंड्यूस चेंजेस हो जाते हैं रिसेप्टर्स में, इससे क्लियर हो जाता है कि कोई एक स्पर्म फ्यूज़ कर चुका है ओवम को। नेक्स्ट देखिए, द सिक्रीशन ऑफ द एक्रोसोम, एक्रोसोम आपको पता था, मैंने स्पर्म का स्ट्रक्चर बताया था, तो कुछ ऐसे कैप लाइक स्ट्रक्चर था, इसी को आपने क्या बोला था स्पर्म में, आपको याद होगा कुछ इस टाइप का था, तो यही क्या था ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर, एक्रोसोम था। तो बोला है द सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम, क्योंकि अंदर तो एंट्री करना ही है, तो किसके हेल्प से करता है, एक्रोसोम की हेल्प से करता है, थ्रू जोना पेलोसाइडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके थ्रू होते हुए कहाँ जाता है, अंदर जाता है। देखिए यहाँ वही स्ट्रक्चर दिखाया गया है, देखिए ये जोना पेलोसाइडा की लेयर दिखाई गई है, ठीक है, कोरोना रेडिएटा की लेयर दिखाई गई है, ठीक है। अंदर का जो स्पेस है आपका, अंदर जो ओवम है और आपको जो बाहर ये जोना पेलोसाइडा की लेयर है, उसके बीच के स्पेस को बोला था पेरीविटेलाइन स्पेस, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। और ये आपका देखिए यहाँ ढेर सारे स्पर्म है, पर देखिए ये भी नहीं एंट्री कर पाया, ये भी नहीं कर पाया, कौन सा, ये वाला एंट्री कर रहा है, दिखाया गया इसको। नेक्स्ट देखिए, ये जो पोर्शन है, ये जो लाइन 2 पॉइंट लिखा हुआ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से सुनिए इसको। देखिए क्या बोला है, द सेकेंड मियोटिक डिवीज़न इज़ आल्सो अनइक्वल। अब आपको कहाँ जाना पड़ेगा, जब मैंने आपको मियोटिक डिवीज़न, जब ओवम का फॉर्मेशन में बता रही थी कि आपका प्राइमरी oocyte, फिर आपका फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ग्रेफिन फॉलिकल, सेकेंडरी oocyte, वही मैंने बताया था कि एक पोलर बॉडी बनती है पहले, फिर उसके बाद जब सेकेंड मियोसिस डिवीज़न होता है तो सेकेंड पोलर बॉडी बनती है, मैंने वहाँ बताया था आपको। तो जब सेकेंड बार मियोटिक डिवीज़न होता है तो वो कैसा था, वो भी अनइक्वल था, और उसमें क्या हुआ था, एक सेकेंड पोलर बॉडी बनी थी और क्या बना था, हैप्लॉइड ओवम बना था या ऊटिड बना था। ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, हैप्लॉइड ओवम का दूसरा नाम क्या है, ऊटिड, ठीक है। हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड दैट ऑफ द ओवम फ्यूजेस टुगेदर टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। तो क्या है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो स्पर्म का है वो और जो ओवम है वो क्या करते हैं, दोनों फ्यूज़ कर जाते हैं और क्या बना लेते हैं, डिप्लॉइड जाइगोट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, डिप्लॉइड जाइगोट बना लेते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, ये तो पता है। देखिए ये वाला अभी भी मैंने कम्प्लीटली आपको नहीं बताया है, ये आगे मैं आपको बता रही हूँ, ये वाला पॉइंट अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। ये वाला आपको क्लियर होगा कि हैप्लॉइड न्यूक्लियस स्पर्म का और फ्यूज़ करेगा ओवम से, डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। देखिए होता क्या है एक्चुअल में, ये वाला पहले देखिए, यहाँ क्या लिखा है, पहली बात तो उगोनियम लिखा है, मैंने बताया था 2n, ठीक है। फिर यहाँ क्या हो रहा है, माइटोसिस आपने देखा था, तो क्या बना था, प्राइमरी oocyte। फिर वही प्राइमरी oocyte कहाँ रुक गया था, मियोसिस फर्स्ट में कुछ टाइम के लिए रुक गया था, प्रोफेज फर्स्ट स्टेज में, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में। ये मैं याद दिला रही हूँ आपको, क्योंकि आपको यहाँ से कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट समझना है। फिर क्या हुआ था, जब प्यूबर्टी आई थी, अडल्ट स्टेज आने वाली थी,
एज 11, 12, 13, 14 वो एज जब आने वाली थी, तो उसी समय क्या हुआ था, प्राइमरी oocyte किस में कन्वर्ट हुआ था, आपका सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हुआ था। मीन्स आपका मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट, देखिए लिखा है ना, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट, ठीक है। और इसमें क्या था, अनइक्वल डिवीज़न हुआ था, एक सेकेंडरी oocyte बना था और एक क्या बना था, आपका पोलर बॉडी बना था, ठीक है। तो अभी तक देखिए, इसके पहले मैंने भी और एनसीईआरटी ने भी ये बोला है कि जो सेकेंडरी oocyte है वही क्या है, ओवम है। मैंने अपने लेक्चर्स में भी बोला है। मुझे इसलिए भी बोलना था क्योंकि पहले, अभी जो समझाने जा रही हूँ, अगर यही इसको मैं पहले डिस्कस करती तो ये आपका क्लियर नहीं होता और वहाँ ज़रूरत भी नहीं थी। अभी क्या है कि अभी डिस्कस कर रही हूँ तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जो एक्चुअल में सेकेंडरी oocyte होता है वो ओवम नहीं होता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिए, एक्चुअल में जो सेकेंडरी oocyte होता है वो ओवम नहीं होता है। तो अभी क्या है, देखिए प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बना, ठीक है, और एक पोलर बॉडी बना, ये जो मैंने ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर बनाया, तो पोलर बॉडी से आपका मतलब रहा नहीं, सेकेंडरी oocyte है, तो मीन्स क्या है, हमें लगा कि ओवम बन गया, बट ऐसा नहीं हुआ। अभी मियोसिस सेकेंड भी होनी बाकी है ना। तो जब मियोसिस सेकेंड होता है सेकेंडरी oocyte में, तो मियोसिस सेकेंड में भी प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड ये तो होगा। तो क्या होता है, मियोसिस सेकेंड के प्रोफेज सेकेंड में जाके सेकेंडरी oocyte का जो डिवीज़न होना है वो स्टॉप हो जाता है, वहीं पे जाके स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो ये कहा जाए, ध्यान दीजिएगा, कि जिस समय जो ओवरी होती है, ओवरी से क्या निकला था, ओवम निकला था। आप तो ही बोले थे ना ओवम, लेकिन एक्चुअल में वो ओवम नहीं निकलता है, वो क्या निकलता है, सेकेंडरी oocyte निकलता है। और फिर अभी आपने देखा कि सेकेंडरी oocyte ये कहाँ पहुँचा, ओवम आपके एम्पुलरी और इस्थमस जंक्शन पे पहुँचा। मान लीजिए कि ये फैलोपियन ट्यूब है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये क्या है आपका, ये यहाँ जो पहुँचा है, एक्चुअल में ये क्या होता है, ये ओवम अभी नहीं है, अभी क्या है, ये है SO, सेकेंडरी oocyte, ठीक है, ये क्या है, सेकेंडरी oocyte है। तो आपको पूछना चाहिए सेकेंडरी oocyte तो ओवम कब है, फिर एक्चुअल में जिस समय स्पर्म यहाँ एंट्री करता है और इस यूट्रस से होता हुआ जब ये एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पे पहुंचता है और जाके फ्यूज़ कर देता है, तो जिस समय स्पर्म फ्यूज़ करता है, फ्यूज़न के वक्त ही क्या होता है, ये जो सेकेंडरी oocyte है किस में कन्वर्ट होता है, ओवम में कन्वर्ट होता है। मीन्स इसकी मियोसिस सेकेंड की प्रोफेज सेकेंड प्रोसेस कंप्लीट होती है, मीन्स पूरा का पूरा मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होता है और किस में कन्वर्ट होता है, ओवम में कन्वर्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। फिर से सुनिए क्या हुआ, ओवरी था, ओवरी में आपका सारे हुआ, आपका मियोसिस फर्स्ट हुआ, प्राइमरी oocyte देन सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte और सेकेंड पोलर बॉडी बनी। फिर क्या हुआ, यही सेकेंडरी oocyte जब डे 14 होता है, तो डे 14 के समय ये जो ओवरी से यहाँ से ये जो रिलीज़ हुआ है, ये क्या है आपका, ओवम नहीं रिलीज़ हुआ, डे 14 में क्या रिलीज़ हुआ है, सेकेंडरी oocyte। अभी ये कहाँ पहुँचा, यहाँ से होते हुए कहाँ पहुँचा, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पे पहुँचा, ये यहाँ पहुँच गया। और यहीं पे डे 14 के टाइम ही अगर स्पर्म एंट्री करते हैं, अगर कॉपुलेशन की प्रोसेस होती है और ये दोनों फ्यूज़ करते हैं, तो फ्यूज़न, जिस समय फ्यूज़न हुआ, स्पर्म का न्यूक्लियस एंट्री किया, उसी मोमेंट पे क्या होता है, उसी मोमेंट पे सेकेंडरी oocyte किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ओवम में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है। देखिए यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट विल कंप्लीट मियोसिस सेकेंड, ओवम या एग। देखिए यहाँ पे पहले क्या था, 2n था, ओगोनियम था, फिर प्राइमरी oocyte, ओगोनियम में माइटोसिस डिवीज़न हुआ, तो एक माइटोसिस से 2 बनते हैं, क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं कि ये भी 2n है, ये भी 2n है। फिर क्या हुआ, प्राइमरी oocyte अभी बना हुआ, जब प्यूबर्टी आई है तो क्या हो गया है, मियोसिस फर्स्ट हो गया है। यहाँ से देखिए क्या हुआ है,
अभी देखिए किसी एक में मियोसिस फर्स्ट हुआ है ना, इससे क्या बना, एक पोलर बॉडी और एक क्या बना है आपका सेकेंडरी oocyte बना है। फिर सेकेंडरी oocyte देखिए क्या है, पोलर बॉडी बाद में डिजनरेट भी हो जाता है, और सेकेंडरी oocyte क्या है, एज यूजुअल है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट विल कंप्लीट मीन्स मियोसिस सेट कंप्लीट, तब जाके क्या ये ओवम या एग आपका यहाँ पे लिखा है, देखिए क्या बन रहा है, ओवम या एग बन रहा है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है। देखिए मैंने पहले इस चीज़ को नहीं बोला क्योंकि एनसीईआरटी ने भी जब स्टार्टिंग में यही मेंशन किया हुआ है कि जो आपका सेकेंडरी oocyte है वही क्या है, ओवम, इसलिए वहाँ मुझे यही बोलना था। वहाँ ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो पाता क्योंकि वहाँ फर्टिलाइजेशन की हम लोग बात नहीं कर रहे थे, यहाँ फर्टिलाइजेशन की हम लोग बात किए हैं, इसीलिए यहाँ पे ये बताना ज़रूरी था। आई थिंक अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करिए, वहाँ आपको प्रॉब्लम का मैं आंसर करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।